हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि में विसर्ग संधि पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व हमने आप लोगों को संधि की 2 क्लास दिया, जिसमें कि हमने आप लोगों को स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में डिटेल रूप से बताया। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। हम आप पहले देख लेते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने आप लोगों को इससे परिचित कराया था कि रचना के आधार पर शब्द हमारे आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपसर्ग, फिर है प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग, प्रत्यय और संधि पर आपको 2 क्लासें दी जा चुकी हैं और अगली क्लास जो संधि समाप्त होने के बाद आपको समास की क्लास दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि संधि के 3 प्रकार। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है और होती है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हों, हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, जिससे उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विसर्ग संधि में जो मेल होता है वर्णों का, वो किनका होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल या तो स्वर से होगा या तो विसर्ग का मेल किससे होगा, व्यंजन से होगा। जैसा कि इसके पूर्व मैंने बताया था कि जो संधि होती है वो संधि में 2 वर्ण भाग लेते हैं, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही भाग लेता है। और संधि होने के लिए उसमें विकार या परिवर्तन होना जरूरी है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर का मेल और विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है। अब इसी आधार पर आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि हम विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो, याद रखिएगा इसी से परिभाषा आपकी तैयार हो रही है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब आप देखेंगे कि विसर्ग संधि में दूसरा वर्ण विसर्ग नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि विसर्ग के साथ स्वर मिलता है, विसर्ग के साथ व्यंजन मिलता है, विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं होता है। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी संधि करते हैं तो उसमें दूसरे वर्ण का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भाग लेता है। अगर मैं दूसरे शब्द के पहले वर्ण को अगर मैं अह लिख दूं, अह की मात्रा अर्थात विसर्ग लिख दूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी शब्द के प्रारंभ में कभी भी विसर्ग या अह की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए विसर्ग का मेल विसर्ग से नहीं होता है और विसर्ग में केवल विसर्ग और स्वर का और विसर्ग का व्यंजन से ही मेल होता है। ये बात समझ लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि स्वर और व्यंजन, जैसा कि हमने आपको पहली शुरुआती क्लास में हमने स्वर और व्यंजन से आपका परिचय कराया था कि पूरी डिटेल रूप से क्लास दी गई थी कि स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन को मिला करके क्या होता है, वर्ण होता है। तो अगर मैं इस परिभाषा को यह भी कह सकता हूं कि विसर्ग के साथ अगर वर्णों का मेल हो तो जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब आप देखेंगे कि वर्ण में 2 प्रकार होते हैं, स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। अगर मैं बात करूं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि स्वर की संख्या कितनी होती है और कितने व्यंजन होते हैं। जल्दी से आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। जिनको आ रहा हो, जो लोग हमारी पिछली क्लास देखे हो वो लोग, उनको पता होगा और वो आसानी से बता सकते हैं कि स्वर होते हैं 11 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अगर मैं पूरे वर्ण की बात करूं तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें 11 वर्ण है, यहाँ 33 वर्ण है। कुल मिलाकर कितने वर्ण होंगे, 44 वर्ण होंगे। अर्थात विसर्ग के साथ आपका 44 वर्णों का मेल होगा। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो आप समझ लीजिए कि विसर्ग होता क्या है। तो जैसा कि आपने पिछली जो हमारी शुरुआती क्लास में थी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवाह शब्द होते हैं। अयोगवाह शब्द ऐसे होते हैं, अ का मतलब नहीं है योग और वाह, अर्थात इसका जो है जो विसर्ग है वह कभी भी व्यंजन से पहले नहीं लगता है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा कि विसर्ग का प्रयोग ठीक किसके होगा, स्वर के पहले होता है, व्यंजन के पहले इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा में हम ले सकते हैं कि स्वर और ये विसर्ग की मात्रा है, अर्थात विसर्ग से पहले जो शब्द होगा वो स्वर होगा। दूसरी बात है कि ये 44 जो वर्ण हमारे मिल रहे हैं, जिसमें कि स्वर 11 हैं और 33 व्यंजन है, इन्हीं दोनों के मिलाने से जो हमारी जो है ये व्यंजन क्या कहते हैं, विसर्ग संधि बनेगी। तो अब आप देखेंगे, इसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि घोष और अघोष। अगर मैं इन 44 वर्णों की बात करूं तो 44 वर्णों में से
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अघोष होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो घोष शब्द होते हैं। जैसा कि आपको हमने दूसरी क्लास जब दिया था व्यंजन संधि की, तो उसमें हमने अपने डिटेल रूप से आपको बताया था कि घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। चलिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि घोष क्या है और अघोष क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अघोष होता क्या है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, इसके अतिरिक्त जो आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं, उसका जो सीटी वाला स है, पेट फाड़ स है और ये स है, ये तीनों मिलकर के अब आप देखेंगे कि अघोष कितने होते हैं, इसको आप डिटेल समझ लीजिए। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि अघोष की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। प्रत्येक वर्ग का जो है वो कौन सा अक्षर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले और दूसरे वर्ण की। अर्थात आप देखेंगे कि क वर्ग जो कंठ से संबंधित है, इसमें जो है पहला वर्ण क, दूसरा वर्ण ख। ये देखिए क ख हो गया। च वर्ग में च और छ है, ट वर्ग में ट ठ है, त वर्ग में त थ है और प और फ प वर्ण में है, ओष्ठ वर्ण में। तो आप देखेंगे कि जो भी संघर्षी व्यंजन, जो भी आपका स्पर्श व्यंजन है, उसका जो है पहला और दूसरा वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ग का, अर्थात 5 दूनी 10 तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त जो हमने बताया कि सीटी वाला स, पेट फाड़ स और ये स, 3 ये हो गया, तो 10 और 3 13। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि 13 है। अब आप देखेंगे कि जो भी आपके विसर्ग के बाद जो अघोष का साथ अगर मैं योग करता हूं, तो स्वर के बाद विसर्ग होगा, उसके बाद हमारी 13 जो मात्रा हो, 13 जो होंगे वो क्या होंगे, अघोष शब्द होंगे। अब आप समझेंगे कि सघोष क्या है। सघोष में अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात 3-3 शब्द, इसके 3-3 वर्ण इसमें हो गए, 3 बचे 15 ये हो गया। अब आप देखेंगे कि जो अंत्यस्थ व्यंजन है वह भी जो है वो क्या होता है आपका य, र, ल, व, और जो इसका ह छूटा हुआ था संघर्षी व्यंजन वाला, यह भी जो है वो सघोष के अंतर्गत ही आता है। तो आप देखेंगे कि ये 15 तो ये हो गया, 5 तिहाई 15 और 5 ये 15, 5 20। इसके अतिरिक्त अब आपका जो जितने भी स्वर होते हैं, स्वर की संख्या 11 होती है, तो 11 स्वर अर्थात कुल को सबका हम योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जो मान आएगा वो आपका 31 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं अघोष और सघोष को बांटूं तो अघोष की संख्या होती है आपकी 13 होती है और सघोष की संख्या आपकी 31 होती है। अब आप देखेंगे कि जब मैं स्वर को, पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्वर के बाद अगर अ की मात्रा या विसर्ग की मात्रा लगी हो, उसके बाद अघोष के मेल के बाद क्या क्या विकार उत्पन्न होता है, कैसे कैसे परिवर्तन होता है, सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग प्रीवियस क्लास को, शुरुआती क्लास से न देखे हों, वो लोग शुरुआत से ही देखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर शुरू से देखेंगे तो उनको जो कुछ भी बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, अयोगवाह के बारे में, इसके अतिरिक्त आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि घोष क्या है और अघोष क्या है, तो आपको ये समस्या नहीं रहेगी। तो जल्दी से आप लोग, जो लोग चैनल में नए हों, वो लोग जो है वो पुराना वीडियो देख करके तब इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आने वाली जो समस्या होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहा है, और प्रत्येक टॉपिक के पश्चात हमारे जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसमें आपको लिंक मिलता है, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अब आगे आपको बता सकूं। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण का, स्वर के बाद अगर अ की मात्रा हो और वर्ण जो है वो आपका अघोष वर्ण हो, अर्थात ये 13 अघोष वर्ण हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, या, य, र, ल, व, या तो यहाँ पर क्या करेंगे हम स, ख, स, याद रखिएगा, स हो, ठीक है ना, सीटी वाला स हो, याद रखिएगा, यहाँ पर स हो, ये स हो और ह नहीं होता, ह इसमें होता है। ये कुल मिला के आपके 13 वर्ण जो होंगे वो होते हैं आपके क्या, अघोष होते हैं। तो किसी भी स्वर के बाद यदि विसर्ग हो और उसके बाद जो वर्ण हो आपका च और छ हो,
अर्थात देख रहे हैं कि च छ ये तालव्य क्या होगा, तालव्य का है। च और छ हो या तो ट और ठ हो या तो त और थ हो। तो याद रखिएगा कि च और छ का परिवर्तन जो होता है वो सीटी वाला स में हो जाता है, क्योंकि यह भी तालव्य है, यह भी तालव्य है, संघर्षी या उस व्यंजन का तालव्य है ये। और ट और ठ के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य वाला जो स होता है वो स हो जाएगा, और त और थ के स्थान पर दंत का स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब आप देखेंगे कि अ और आ के अलावा यदि स्वर के साथ यदि विसर्ग संधि हो उसके बाद अगर क्या हो, यहाँ देखिए इसका मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ कि च और छ का परिवर्तन कैसे यहाँ पर छ होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्वर है नी, ये नी छोटी की मात्रा है, उसके बाद का मान जो है वो अ की मात्रा है, और इसके बाद ये च छ ट ठ आदि शब्द रहेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर च के स्थान पर ये सीटी वाला आधा सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, याद रखिएगा। तो ये निह धन च बराबर निश्चय हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि छ का भी परिवर्तन, जो कि च और छ दोनों में आपका सीटी वाला स बनेगा आधा। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि निह धन छल मिलकर क्या बन जाएगा, निश्चल बन जाएगा, और निह धन ठुर मिलकर के क्या बन जाएगा, ये आपका जो है ये मूर्धन्य वाला स बन जाएगा आधा, और निष्ठुर ऐसे लिखा जाता है। और आप देखेंगे कि धनु धन टंकार, जब ये शब्द देखेंगे ट है तो ट और ठ का जो परिवर्तन होता है वो पेट फाड़ स के आधे स में हो जाएगा, और ये आपका मान जो होगा वो धनुष टंकार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ भी मैं अघोष वर्ण के बारे में ही पूरा इस टॉपिक में जितने बताया जा रहा है सब अघोष के बारे में बताया जा रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखना है कि अ और आ के अलावा स्वर के साथ यदि विसर्ग हो, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि विसर्ग से पहले जो मात्रा होती है, जो शब्द मात्रा होगी वो स्वर की होगी, कभी व्यंजन नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि अ और आ के अलावा अगर स्वर हो और यदि अ की मात्रा हो और जो बाद का मान हो वह क ख या प फ वर्ण का हो, अर्थात अभी छूटा हुआ था मान, ये वाला मान क ख का और ये प फ का, यही दो मान छूटे हुए थे, ये कंठ वर्ग का, ये ओष्ठ वर्ग का। अगर ये शब्द आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि उसका जो विसर्ग है वह बदल जाता है किसमें, सीटी वाले स या मूर्धन्य स में बदल जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीह दिया है, यहाँ पाप दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि नीह जो है वो अ और आ को छोड़ करके मात्रा है, और ये जो बाद का मान है वो क्या होना चाहिए, या तो क हो या तो प हो या तो फ हो या तो ग हो, ख हो। तो आप देखेंगे क ख प फ के स्थान पर जो है वो अ को हटा करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सीटी वाला जो मूर्धन्य स है वो हो जाएगा आधा। तो अब देखेंगे निह धन पाप का मात्रा जो बनेगी वो क्या बनेगी, निष्पाप ऐसे लिखा जाएगा आधा सा में। निह धन कपट कैसे लिखा जाएगा, निष्कपट लिखा जाएगा। और दुह धन प्रकृति कैसे लिखी जाएगी, दुष्प्रकृति लिखी जाएगी। और आपका निह धन फल से क्या बनेगा, निष्फल बनेगा। तो आप देखे हैं कि एक सूत्र मैंने बताया जिसमें कि च और छ के स्थान पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर स में और स बदलता है। लेकिन अब क्या बता रहा था मैं कि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो, अर्थात जो भी स्वर बचते हों वह 9 स्वर हों, तो ऐसे स्थान पर अगर दिया गया मान आपका कंठ वर्ग का जो क ख शब्द है अघोष वर्ण का, इसके अतिरिक्त आपका ओष्ठ वर्ण का प और फ वर्ण होता है, तो अह के स्थान पर यहाँ पर मूर्धन्य स आधे रूप में लग जाता है। तो जल्दी से लगाइए, अभी कुछ बचे हुए मान हैं उसको बता दे रहा हूँ कि विसर्ग के बाद यदि आप देखिए जो बचा हुआ था आपका स ख और स, ये सभी मान हो चुके हैं। अब आप बताया जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद स हो, पेट फाड़ स हो, मूर्धन्य स हो और ये सादा स हो, तब इनका जो परिवर्तन होगा उसी के हलंत वाले मान, अर्थात ये उसी के आधे स में। अगर ये वाला स रहेगा तो यही स रहेगा, आधा हो जाएगा। ये वाला स रहेगा तो ये भी आधा हो जाएगा, और ये वाला स रहेगा तो ये भी आधा हो जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण के रूप में मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पर आपका जो विकल्प दिया गया है कि निह धन संक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सीटी वाला स पूरा था, यहाँ पे मात्रा डंडी को हटा करके हम इसको आधा कर देंगे। अब आप देखेंगे दुह धन शासन, दुशासन ऐसे लिखा जाता है, आधा स हो जाएगा। अब देखेंगे निह धन संदेह, ये वाला सादा सा था तो यहाँ पर निसंदेह ऐसे हो जाएगा, निह नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो मान है आपका ये आधे रूप में बदल जाएगा। अह की मात्रा जो होगी वो बदल जाएगी किसके रूप में, अब आप देखेंगे कि जो अह की मात्रा थी वह इसी के आधे रूप में बदल जाएगी, निसंदेह। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही नियम है, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसान से लगा सकते हैं। इसीलिए हमने इसको 2 वर्गों में बांट दिया, अघोष वर्ण के साथ और घोष वर्ण के साथ। अब आप देखेंगे कि अभी एक मान बचा हुआ था। अभी तो कह रहा था कि क और ख या प और फ का मेल जो होता हो वह अ और आ के अलावा किसी अन्य स्वर से होता है। अभी अ और आ की मात्रा वाला बचा हुआ था। अब आप देखेंगे कि यदि अ और आ स्वर के बाद यदि विसर्ग हो और दिया गया मान जो है वो आपका कंठ वर्ग और ओष्ठ वर्ण का जो क्या कहते हैं अघोष वर्ण हो, अर्थात पहला दूसरा वर्ण हो, क ख और प फ हो, तब उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों आपका मान लिखा जाएगा। अर्थात अगर आपका मान यहाँ लिया है प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, ऐसे ही लिखा जाएगा, केवल प्लस की मात्रा का लोप हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अंतःधन करण को हम कैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसको हम अंतःकरण लिखेंगे। तो अभी हमने आप लोगों को स्वर के साथ जो वर्ण होते हैं इसमें से अघोष वर्ण का हमने मेल बताया है। अब आगे से मैं आपको क्या बताऊंगा कि स्वर के बाद अगर अह की मात्रा हो और जो वर्ण हो आपका वो अघोष वर्ण हो, अर्थात ये 31 जो मात्रा बची हुई है उसका मेल करना आप सिखाऊंगा। तो जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं विसर्ग के साथ जब हम सघोष वर्णों का योग करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि सघोष वर्ण जो होते हैं वो 31 होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर वर्ण, इसके अलावा आपका य, र, ल, व और इसके अलावा आपका जो संघर्षी व्यंजन का आपका ह बचा था वह भी इसी वर्ण में सघोष में ही आता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि जब अन अ के बाद अह की मात्रा हो, विसर्ग हो, अर्थात उसके बाद अ के अलावा किसी भी वर्ण से हो, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। अब आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अतः धन एव। अब आप देखेंगे कि जो अतः है यहाँ पे त में अ छिपा हुआ है और ये इसके बाद आपकी विसर्ग की मात्रा हो गई, और ए में जो अ और आ के अलावा दूसरा कोई भी एक वर्ण स्वर आ जाए, अर्थात ए आ गया, तो इसमें जो है क्या होगा कि अ की मात्रा का लोप हो जाएगा और जो आपका शब्द बनेगा वह अतएव बनेगा। और आप देखेंगे ततः धन एव। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अ की मात्रा का लोप हो जाएगा और तत एव बन जाएगा। ये तो अगला, ये आपका एक पहला नियम हो गया। इसके अतिरिक्त दूसरा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले यदि क्या हो, अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो जाए तथा बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसा कि हमने आपको बताया कि सघोष वर्ण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। जैसे मैं आपसे कहूं कि क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, क वर्ग का ग, घ और अंग, ये जो हो जाएंगे। इसी तरह से प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर है, पांचवा वर्ण आ जाए। इसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन का य, र, ल और व, और संघर्षी व्यंजन का जो ह बचा हुआ था वह भी आ जाए, उसमें से कोई भी एक माना जाए, तो विसर्ग जो है वो क्या होता है, र में बदल जाता है। तो याद रखिएगा कि र में यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर ये वाला र बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। और यहाँ दिया गया है कि निह धन गुण बराबर निर्गुण होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अह की मात्रा है उसके ठीक पहले का जो आपका स्वर है वो क्या है, छोटी की मात्रा है, जो अ और आ के अतिरिक्त है, और बाद का मान जो दिया है ग है, ग जो कंठ वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब आप देखेंगे कि अह के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, ये उड़ंतुआ र या ये र प्रयोग हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि निह गुण मिलकर के अह के स्थान पर र लग जाएगा और ये निर्गुण बन जाएगा। निह धन धन, निह धन धन से निर्धन बनता है। इसी तरह आपका निह धन आधार से निराधार बन जाएगा। और आप देखेंगे कि दुह धन निवार मिलकर के दुर्निवार बन जाएगा। तो चलिए आगे मैं देखता हूँ, कुछ और नियम भी इसमें हैं। इसमें दिया गया है कि अगर विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा आ जाए तो बाद में र हो जाता है, और छोटी ई और छोटा ई, छोटी ई और छोटा ऊ जो है वो दीर्घ में, अर्थात बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपका ये मान दिया है नी अह नी। अब देखेंगे नी जो मात्रा है वो क्या है, ये छोटी ई की मात्रा हो गई। मैंने कहा था कि छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, तो आपका जो मान होगा इसके बाद अगर रह हो तो क्या होगा, ये छोटी ई की मात्रा जो है बड़ी बदल जाएगी। निह धन रोग जो है वो नी रोग बनेगा। अर्थात अब आप देखेंगे कि इसके माध्यम से आप शब्दों को शुद्ध करना भी सीख जाएंगे कि शुद्ध शब्द कौन सा लगा है। तो आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा लिख करके निरोग लिखा जाएगा। इसी तरह आपका दिया है निह धन रो मिलकर के नीरो बन जाएगा। और आप देखेंगे कि निह धन रस से मिलकर क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा।
चलिए आगे बढ़ता हूँ और एक उदाहरण और दिया गया, एक नियम और बचा था, इसको समझ लेते हैं कि यदि विसर्ग के पहले छोटा अ या बड़ा आ को छोड़कर, ध्यान रखिएगा कि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटा अ आ जाए या तो बड़ा आ जाए, इनको छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर हो तथा बाद में अगर कोई स्वर होता है तो विसर्ग में र हो तो र बदल जाता है। विसर्ग क्या होता है, र बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे नीह धन आशा, अब आप देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा यहाँ पर है, अ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो जाए और बाद का जो स्वर है वो अ और आ में से कोई भी हो। ऐसी स्थिति में जो आपका मान आएगा वो क्या होगा, निह धन आशा से मिलकर के निराशा हो जाएगा। यहाँ पर जो मात्रा हो जाएगी इसमें जुड़ जाएगी और अ की मात्रा जो है वो र बदल जाएगी। निह धन अर्थक से मिलकर क्या बनेगा, निरर्थक बनेगा। और आप देखेंगे कि निह धन उपाय से मिलकर क्या बनेगा, निरुपाय बनेगा। चलिए अगले प्रश्न, अगले सवाल में देखते हैं नियम में कि यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में क्या आ जाए, य र ल या व, अंत्यस्थ व्यंजन का य र ल व या तो ह आ जाए, तब विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। अब आप देखेंगे कि मनः धन रथ से मिलकर क्या बनता है, मनोरथ बनता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यहाँ पे पुरः धन हित मिलकर क्या बन जाएगा, पुरोहित बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आपकी मात्रा थी अह की वो ओ की मात्रा में बदल जाएगी। अब आप देखेंगे कि मनः धन रम से क्या बनता है, मनोरम बनता है। और आप देखेंगे कि मनः धन विकार से क्या बनेगा, मनोविकार बन जाएगा। अर्थात जो मात्रा जो होती है आपकी वो ओ की मात्रा में बदल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हमने आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में जानकारी दी कि विसर्ग संधि होता क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए कभी कभी आपका संधि विच्छेद करके दिया रहेगा और उसकी संधि पूछ लेगा, और कभी प्रश्न में क्या बनेगा कि पूछेगा कि ये निम्न में से कौन सा इसका संधि विच्छेद करने पर कौन सा मान आएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और हमने आपको इन संधि पर कुल 3 क्लासें दी और इन 3 क्लासों के माध्यम से हमने आप लोगों को पूरे संधि को समझाया। पहले संधि में, पहले वाली क्लास में हमने आपको संधि से परिचित कराया कि संधि होते क्या हैं, संधि और संयोग क्या होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी क्लास में हमने आप लोगों को व्यंजन संधि के से परिचित कराया। जैसा कि हमने बताया था कि पहली वाली क्लास में कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और विसर्ग होते हैं। और तीसरी क्लास में हमने आज आपको विसर्ग संधि के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी। उम्मीद है कि अगर इन तीनों क्लासों को अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आने वाली परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान होंगी। और यह जो चैप्टर है, जो मैंने संधि का चैप्टर खत्म किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक परीक्षा में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हर टाइप इसमें जो है निश्चित रूप से इसमें प्रश्न आपके बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में प्रत्येक क्लास की समाप्ति के बाद आपको टेस्ट दिया गया है। इसी प्रकार से इस चैप्टर में भी आपको नीचे आपको लिंक मिलेगा और इसमें आपको टेस्ट मिलेगा। तो आप लोग इसको पहले क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखने के बाद उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिएगा, जिससे कि आप अपना आकलन कर सकें कि आपने जो पढ़ा वो कितना आपने कवर किया है। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। आगामी क्लास में मैं आपके साथ हिंदी व्याकरण में एक अलग टॉपिक, जो इसके बाद का जो टॉपिक है समास, उसके साथ आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।